हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज है और इससे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। नाउ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो पहली आर्टिकल है, हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है इंडिया और पैलेस्टाइन के रिलेशंस के बीच में क्या चेंजेस आया है ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट। दैट मीन्स वी वांट सिंपली डिस्कस कि इंडिया इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का किस तरह का एंगल बन रहा है, हमारा अप्रोच क्या है, पहले का क्या अप्रोच था। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो इंडिया ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है जब डे वन से पैलेस्टाइन बना है। इंडिया के रिलेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल से खराब हो गए। जो यूएस की थ्योरी थी, डुअल स्टेट थ्योरी, उसमें इंडिया ने इजराइल को भी सपोर्ट किया है, इंडिया ने पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट किया है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया शुरू से इंक्लाइन रहा है टूवर्ड्स दी पैलेस्टाइन। जो अप्रोच रहे हैं बहुत ही स्मूथ रहे हैं। नाउ अ डे कुछ चेंजेस देखने को मिला है, ऐसा आर्टिकल कह रहा है, ऐसा राइटर का मानना है। अब देखो, राइटर का ऐसा मानना है, इसके पीछे क्या कारण है इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने शुरू से डे वन से, अगर हम ऑफिशियली बात करें तो डे वन से जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो दोनों ही देश के लिए, इसराइल के लिए और पैलेस्टाइन के लिए, दोनों ही देश के लिए बैलेंस रही है। बट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट लोगों का ये मानना होता है कि नाउ इंडिया की जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज हुई है। बट अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया का अप्रोच है, राइट, टाइम चेंज होने के साथ साथ इंडिया का जो अप्रोच है उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है जो हमें रिफ्लेक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन से। अब ये क्या है, जैसे कि अब क्या चेंजेस देखने को मिले हैं दोनों ही देश में, दोनों ही देश के साथ इंडिया के क्या अप्रोच रहे हैं, क्या पॉलिसी इवॉल्व होकर के आई है ईयर बाय ईयर, इसे हम देखेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें 1947 में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि अरब एक स्टेट बनेगा और जूस एक स्टेट बनेगा, यानी कि इसराइल एंड पैलेस्टीन एक देश बनेगा, दो अलग अलग देश बनेंगे उस लैंड मास पे। तो डेफिनेटली इंडिया ने इसे क्या किया था, सपोर्ट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस सेटलमेंट को जो है वो एक्सेप्ट किए थे। और यहाँ पे इसके एक्सेप्टेंस के पीछे का कारण भी ये था कि इंडिया भी उस समय पार्टीशन का जो दर्द है उसे झेल चुका था। 1947 में बंटवारे के बाद इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन ग्राउंड। तो ये जो बंटवारा है, इसराइल है या पैलेस्टाइन है, ये भी धर्म के आधार पे जो है ये देश का बंटवारा है। या हम कह सकते हैं कि जो इसराइल के लोग हैं उनको धर्म के आधार पे ही वो जगह दे करके और उन्हें एक नया देश बना करके दिया गया है। सिमिलरली इंडिया भी इसी तरह की पार्टीशन के दुख को झेल चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस वजह से हमारी जो अप्रोच थी वो दोनों ही देश के प्रति बहुत ही सहानुभूति वाली थी। बट हमने पैलेस्टाइन को पहले रिकॉग्नाइज किया है एंड लेटर ऑन हम जो है इसराइल को मान तो रहे हैं, बट हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ फुल फ्लेज मैनर में स्टार्ट नहीं हुए थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया जो है वो अपने वॉइस को रेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया का भी अपना कंसर्न्स था। अब कंसर्न क्या था, देखो, वर्ल्ड में ना जो हेजेमनी है यूएसए की और पहले यूएसएसआर की, ये शुरू से चलती आ रही है। नाउ अ डे अभी चाइना जो है जो है इमर्ज हो रहा है इस तरीके से कि वो ग्लोबल पुलिसमैन बन रहा है। तो अभी आप देखोगे कि जो वर्ल्ड में जो चल रहा है, राइट, मल्टीपोलर सिस्टम, कि एक ही देश क्यों पूरे विश्व का आधिपत्य संभालेगा, ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका क्यों यूएस करेगा, और यूएस से अगर शिफ्ट होता तो क्यों चाइना के पास जाएगा। मल्टीपल जो है वर्ल्ड ऑर्डर होनी चाहिए। तो ऑटोनॉमी को इंडिया सपोर्ट करता है, वोकल होकर के जो है पैलेस्टाइन के मुद्दे पे अपनी बात को रखना और इसराइल का भी सपोर्ट करना, जिस पैटर्न में उचित लगे इंडिया को, यानी कि जो साइज इंडिया के लिए फिट बैठे उसको चूज करना, सो दैट कि इंडिया जो यूएनएससी के अंदर जो रेजोल्यूशन पास कराना है आपके, हमारा जो कंसर्न है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बन सके, हमारे जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व हो सके, तो उसको बचाने के लिए हम जो है डे वन से प्रयत्नशील हैं। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अरब का इनिशिएटिव था यूएनएससी के अंदर, राइट, पैलेस्टाइन का क्या था कि जो इसराइल
है ईस्टर्न इज़राइल सिटी है, उसे पैलेस्टाइन का कैपिटल घोषित किया जाए। बाद में ये एक मुद्दा सामने आया क्योंकि कैपिटल डिसाइड नहीं हो पाया था और जेरूसलम पे सभी का दावा है, जेरूसलम को सभी जो है वो लेना चाहते हैं। तो ईस्टर्न जो जेरूसलम का हिस्सा है वो पैलेस्टाइन स्टेट का कैपिटल होगा। इस बेस पे जो एक बॉर्डर तैयार हुआ 1967 में, ये अरब का इनिशिएटिव था। लेकिन इसे हमने जो है इंडोर्स अभी ऑफिशियली एज सच नहीं किया। हमने यूएस की जो डुअल स्टेट थ्योरी थी हमने उसे माना है। नाउ हम बात करेंगे रिसेंटली क्या हुआ। अब चूंकि हमने माना नहीं था तो अभी हम देखेंगे वो जो एरिया है वो क्लेम है इसराइल का, बट वहाँ पे जो लोग हैं, सेटलमेंट है, वो है आपके मतलब पैलेस्टीन का दावा है, लेकिन सेटलमेंट जो है वो इसराइल के हाथ में है। रिसेंटली मोदी जी जब 2018 में वहाँ पे विजिट करने गए थे तो रामल्ला जो कि वेस्ट बैंक एरिया है वहाँ पे विजिट करने गए थे, तो लोगों को लगा कि इंडिया अब इस मैटर को सॉर्ट आउट कर रहा है अपनी इंटरनल पॉलिसी में। वो इस चीज़ को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो जगह है वो अब दोनों ही देश के बीच में जो डिस्प्यूटेड है वो कोई एक साइड इंडिया अलाइन होने वाला है, इंडिया टिल्ड होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज देखो वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स होती है वो डेफिनेटली आप किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, हमारे लिए क्या बेस्ट हो रहा है उसके आधार पे होती है। तो हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो शुरू से ही, देखो गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन जो फॉरेन पॉलिटिक्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सरकार बदलने से हमारी फॉरेन पॉलिसी पे असर नहीं पड़ता, वैसे ही चलते रहता है जैसा डे वन से हम लेके चल रहे हैं। हाँ, समय के साथ साथ हम चेंजेस करते हैं उसमें जो हमारे देश के लिए सूटेबल होता है, बट ऐसा नहीं कि हमारी आइडियोलॉजी अगर कुछ और है तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे, जैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद से ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला वोकल होकर के। जैसे कि हमने सपोर्ट किया है इज़राइल को, लेकिन हमने साथ ही साथ अब इज़राइल का जो है स्टेप्स को क्रिटिसाइज़ भी किया है टुवर्ड्स द गाज़ा, जो अटैक्ट हो रहे हैं या जो ह्यूमन को लेकर के इतने सारे वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने इतना वोकल होकर के नहीं किया जितना कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने किया। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो है वो इज़राइल को बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ किए। इवन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो है साउथ अफ्रीका ने इस मुद्दे को रखा। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये काफ़ी वोकल हुए। व्हाइल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें हमें देखने को मिला है कि यूएस और जो यूके है इनका जो स्टेप है वो भी थोड़ा-सा मतलब चेंजेस शिफ्ट देखने को मिला है। हालाँकि ऑफ़िशियली जो यूएस है, वो सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, बट इनसाइड द यूएस बहुत सारे सिटीज़न्स और बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गाज़ा की तरफ, इवन दोनों ही देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्लोगन और बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप देखने को मिले जो इस मैटर को प्रो पैलेस्टाइन करने की कोशिश में थे। नाउ हम देखेंगे जो गोलन हाइट्स है, गोलन हाइट्स को लेकर के भी बहुत बवाल है क्योंकि गोलन हाइट्स जो है वो इज़राइल इस पे अपना कब्जा करना चाहता है, कह सकते हैं हम। लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम्ड करता है कि हम जो है किसी भी देश की जो सॉवरेन कंट्री है उनका जो पावर है, जो बाउंड्री है, हम उसके समर्थक हैं। ना तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो इस आर्टिकल में ना जो राइटर ने बात कही है वो प्रीवियसली जो कुछ भी हो रहा है उसको समराइज करते हुए इन्होंने कहा है। इनका चूंकि इस आर्टिकल में कुछ नए हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जो चलते हुए आ रहे हैं वही पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन सवाल एक बेहतरीन था कि क्या इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, तो हमें वही क्रिटिसाइज करना है, हमें वही पॉइंट को निकाल के देखना है, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है कि क्या सच में ऐसा इंडिया कर रहा है, इंडिया क्या प्रो पैलेस्टाइन से अब प्रो इसराइल हो रहा है, ये हमें देखना है। तो ना हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया का बेसिकली इंटरेस्ट क्या है। देखो इंडिया का कोई इंटरेस्ट वैसा नहीं है कि दोनों देश में से किसी एक को सपोर्ट करना है। हमारी हिस्ट्री और जो इसराइल की हिस्ट्री सिमिलरली जो है पार्टीशन के मुद्दे पे सेम दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि इतना कैजुअलिटी हुआ है, इतने सारे लोग विस्थापित हुए हैं, 90% जो गाजा का पॉपुलेशन है वो विस्थापित हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्राइसिस तो देखने को बिल्कुल से मिल रही है। लेकिन हम जो है इस मैटर पे इतने वोकल नहीं हैं कि हम इस मैटर को ले जाकर के यूएन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हम इतने मतलब परेशान नहीं हैं कि हम इस मैटर को जो है बहुत उछालें। हमारा ये अप्रोच है कि दोनों ही देश मिल बैठ करके जो है शांति से बॉर्डर को एक्सेप्ट करें, है ना।
क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखेंगे पैलेस्टाइन ने बहुत गलती की है। जब इसराइल मान रहा था कि बॉर्डर है तो पैलेस्टाइन डिक्लाइन किया, लेकिन जब इसराइल अपने असली रूप में हम कह सकते आ गया, तो अब जो है पैलेस्टाइन बॉर्डर बॉर्डर और सॉवरिन स्टेट के एक्सेप्टेंस की मांग करता है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा यहाँ पे। तो जो गाज़ा है, गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है ब्राज़ील के हिसाब से जिनोसाइड इन्होंने कहा है, साउथ अफ्रीका इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया है। बट हमारा अप्रोच है पीसफुल टॉक का, राइट? और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमें दोनों ही देश को लेके चलना है। जितने भी पहले देखो, पहले इंडिया का क्या था ना कि पैलेस्टाइन के पीछे गवर्नमेंट का बहुत अप्रोच रहता था कि प्रो पैलेस्टाइन, हमेशा हम इसराइल के अगेंस्ट चलते थे। बट नाउ अ डे हम देख रहे हैं कि उस टाइम पे ना जो हम एनर्जी के लिए बहुत डिपेंड करते थे अरब नेशंस पे, और अरब नेशंस का हमारे ऊपर प्रेशर होता था। बट नाउ अ डे हम देख रहे हैं कि अरब नेशन जो है उनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया के लिए बहुत ही सॉफ्ट है और इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन है। तो इस टाइम पे हम शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इसराइल की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन जो वेस्टर्न कंट्री हैं जैसे कि अरब वगैरह हो गए, यूएई वगैरह हो गए, ये सब जो है इसराइल से पीस टॉक शुरू कर चुके हैं। जब सबकी इन सबकी एक एक बार युद्ध हो चुकी है, वॉर हो चुके हैं और सभी हार चुके हैं एक एक बार, लेकिन फिर भी इन सब ये सब जो है पीस टॉक करके इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश करें। तो इंडिया भी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर के जो हमारा मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 में डिस्कशन हुआ था कि इसे हमें आगे बढ़ाना है, तो ये वॉर को शांत करना हमारी प्रायोरिटी है, सो दैट कि हम इकोनॉमिकली यहाँ पे चीज़ों को एक्सेस कर सकें। और रेड सी में इतना क्राइसिस अभी चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर, हूतीस का इतना अटैक हो रहा है। अब समझिए ये पूरे वर्ल्ड की पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको डिस्टर्ब करके ये क्राइसिस रख देगा। तो सो दैट राइटर का ये मानना है कि इस मैटर को शांत करना बहुत अनिवार्य है और इससे इंडिया का फायदा होगा। इंडिया की जो पॉलिसी है, राइट, वेस्ट पॉलिसी, उसमें बहुत ही हमें ये फ्रूटफुल साबित होगा अगर ये वॉर शांत होता है। साइड बाय साइड जो इंटरनेशनल क्राइसिस हो रही है इकोनॉमिकली ग्राउंड पे, यूके की इकोनॉमी डाउन जा रही है, राइट, जापान अभी डाउन फेस कर रहा है, चाइना के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है इकोनॉमिकली ग्राउंड पे। तो इन सब का सोल्यूशन जो है वो वर्ल्ड में जो वॉर हो रहा है उनके पीस से है। और दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो है एनुअल स्टैटिक रिपोर्ट, जो कि 8वीं रिपोर्ट है। देखो ये रिपोर्ट ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये इनका एक प्रोजेक्ट है, 39A प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये देख रहे हैं कि हर साल भारत में जो डेथ पेनाल्टी है लोगों को वो कितनी मिल रही है। देखो डेथ पेनाल्टी मिलना अलग बात है और डेथ पेनाल्टी को प्रैक्टिस में ला करके मतलब लोगों को फांसी देने की जो घटना है वो बिल्कुल ही कम है। तो मतलब पेनाल्टी मिल जाती है, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है। हम देख रहे हैं कि 2016 से 2023 की बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2023 में 561 ऐसे लोग थे जिनको जो है कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा मिली है लोअर कोर्ट के द्वारा। कुछ मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सिमिलरली हम देखें हमारे यहाँ जो है डेथ पेनाल्टी वैसे बहुत कम होती है, डेथ पेनाल्टी हम ख़त्म ही करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये मैटर इतना ज़्यादा है, जैसे अब 561 लोगों को जो रिपोर्ट है इनका कंसर्न यही है कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिनका ट्रायल सही से नहीं होता है, एविडेंस सही से नहीं होता है, सही से कोर्ट जो है वेरिफिकेशन नहीं करती है और डेथ पेनाल्टी की तरफ इसको मूव कर देती है। अब चूंकि मैटर डेथ पेनाल्टी का हो चुका है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, तो हाई कोर्ट भी इसको यहीं से जज करना शुरू करेगा, राइट, और उसके बाद फिर वो फाइंड आउट करेगा कि डेथ पेनाल्टी है या नहीं है। तो पिछले के क्या लूप होल्स थे वो जो है यहाँ पे मिस आउट हो जाता है और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और फिर एक टाइम टेकिंग होगा। तो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, पहले ही मान के चलो वो दोषी नहीं है, तो पहले वो उसने सफ़र किया, डेथ पेनल्टी मिलने के बाद एक मेंटल टेंशन क्रिएट हुआ और सोशली भी बहुत सारे टेंशन क्रिएट हो गए। फिर ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में लंबा समय लगेगा और उसके बाद भी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये प्रोसेस ही हमारा जो है ये बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है। अगर हम बात करें भारत के अंदर जुडिशियली जो हमारा मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्राइसिस का समय है, क्राइसिस है। अगर हम बात करें तो हमारे पूरे देश में, है ना, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है या हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सभी मिलाकर के अगर हम देखें तो 4.4 करोड़ जो हमारे केस हैं वो पेंडिंग है।
निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में, राइट। उसके बाद अगर हम देखें हाई कोर्ट में जो डेटा है वो 60 लाख, मतलब 60.6 लाख जो है कोर्ट केसेस जो है हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इससे ज़्यादा 69.76, यानी कि हम कह सकते हैं 70 लाख केसेस जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, राइट। और अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन का ये डेटा कहता है कि भारत में कम से कम 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जज होने चाहिए। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन पे सिर्फ 21 जज ही हैं। तो जज की रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम जो है इस मैटर को सॉर्ट आउट कर पाएँ और जो ट्रायल है वो फास्ट हो सके, लोग सफ़र नहीं करें। कई बार निर्दोष लोग भी लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं इसी कारण से। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फंड एलोकेट करना पड़ेगा, जो हमारा बजटरी एलोकेशन है उसे बढ़ाना पड़ेगा जुडिशरी मैटर में। और अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो 0.089 से लेकर के 0.09% ही भारत की कुल जीडीपी का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 0.08908 से लेकर के 0.09% ही जीडीपी का भारत जो है जुडिशियल मैटर में रिफॉर्म करने के लिए खर्च करता है, जो कि एक मिनिमम धनराशि है। इसे बढ़ा करके हमें इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। दूसरा है, जुडिशली के अंदर रिफॉर्म भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जज हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे यहाँ ना वेकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो जज की जो वेकेशंस है इसमें रिफॉर्म्स आना चाहिए। छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें रिफॉर्म करना चाहिए, राइट। और जो है अपॉइंटमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। इवन जो कॉलेजियम सिस्टम है जिससे जज का अपॉइंटमेंट होता है, ये भी बहुत ही वेग है। हालांकि इसको लेकर के जो है फोर्थ जज केस भी हमारे सामने आया था, ठीक है, एनसीजीए का जो मैटर चल रहा था। लेकिन विशेष रिफॉर्म हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, तो ये भी रिफॉर्म होकर के काफ़ी लिबरल मैनर में जो है जज सामने जाने चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सो दैट कि जो रिजल्ट भी हो वो भी हमारा इसी आधार पे हो सके। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो काफ़ी लूप होल है जुडिशरी मैटर में। ऑल्दो जुडिशरी बहुत अपेक्स बॉडी है, बट जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो बहुत पुअर है, इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और देखो, ये ज़रूरत नहीं है डेटा जानने का कि कौन से राज्य से कितना डेथ पेनल्टी मिली है, कौन सा राज्य हाईएस्ट टॉप है, ये ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है। बट आपको ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है कौन से इंस्टीट्यूशंस का है, या कब से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कितना 8वें नंबर का है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ये पूछा भी जा सके, लेकिन चूंकि सर्वे इम्पॉर्टेंट है, सर्वे का डेटा इम्पॉर्टेंट है, तो एक हमें जानकारी रखनी चाहिए। और मे बी देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि ऐसे क्वेश्चन बन सके। दिस इज ऑल अबाउट द आज का न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।